हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज भारतीय परिवार के लिए, भारतीय सभी लोगों के लिए गर्व का पल है। हम सभी के लिए गर्व का पल है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारतीय वुमेन्स टीम ने पहली बार इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को हासिल कर लिया है, कर दिखाया है भारतीय बेटियों ने। और ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। और महिला लड़कियों के लिए आने वाले समय में, बेटियों के लिए, भारत की बेटियों के लिए आने वाले समय में ये एक बहुत ही अच्छी बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है। और इससे हमें और बढ़ावा मिलेगा और ये हम सब एंजॉय करें। और बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे हम अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे थे, हमारी स्टडी कर रहे थे, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री मेंटर होने के नाते हम लोगों ने गेट सीरीज़ को शुरू किया था। और गेट के अंदर हम लोगों ने कुछ इस गेट, नेट और जेम की सीरीज़ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जेटीडी पढ़ लिया था। और हमने शुरू किया था CFSE, एप्लीकेशन ऑफ CFSE के टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लेटिसी एनर्जी पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ CFSE शुरू किया है टॉपिक। तो एप्लीकेशन ऑफ CFSE। दोस्तों, अगर आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं आपको एक क्लियर कर। CFSE की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। और एक होती है जो डेल्टा, ठीक है, वो होती है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो CFSE को डेल्टा मत मान लीजिए। CFSE अलग चीज़ है और डेल्टा अलग चीज़ है। डेल्टा आपकी जैसे EG होती है और T2G होती है, इन दोनों के जो बीच में होती है ना एनर्जी गैप, इसे डेल्टा कहते हैं। ये है स्प्लिटिंग एनर्जी। और दोस्तों, CFSE क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। ये बेसिक वाली चीज़ है, 12th वाली। मैंने सीधा JTD से शुरू किया है। इससे पहले वाली टॉपिक में ये चीज़ आपके आती है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैंने बता दी है। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ CFSE के अंदर? एप्लीकेशन ऑफ CFSE में हमने पढ़ा था लेटेसी एनर्जी, एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, हमारा CFSE की वजह से जो एबनॉर्मल बिहेवियर है लेटेसी एनर्जी में, वो किस तरह से हमें ऑब्जर्व होता है वो देखा था। और लेटेसी एनर्जी हमने देखा था साइज़ के, ठीक है, साइज़ के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है कि अगर लेटेसी एनर्जी बढ़ती है तो साइज़ घटती है, मतलब साइज़ घटती है तो लेटेसी एनर्जी बढ़ती है। तो हमें पता है कि 3D सीरीज़ के अंदर जिंक 2+ स्कैंडियम से लेकर के जिंक 2+ तक की जो सीरीज है, इसके अंदर साइज़ क्या होती है? हमें पता है कि साइज़ डिक्रीज होती है। और साइज़ डिक्रीज होती है, इसका मतलब यहाँ पर जो लेटेसी एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसके चलते हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, किस किस के बीच में? ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी, मतलब लेटेसी एनर्जी के बीच, एंड ऑब्जर्व अलग चीज़ है। ऑब्जर्व मतलब यहाँ पर जो ग्राफ में जो पीक्स आएंगे, इस तरह से जो पीक्स आएंगे वो आपका ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, लेटेसी एनर्जी एंड आपका जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक जो नंबर है उसके बीच में, या फिर कहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि Z के बढ़ने से साइज़ घटती है, और साइज़ घटती है तो लेटेसी एनर्जी बढ़ती है। तो लगातार एक स्ट्रेट लाइन में हमारी जो लेटेसी एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन CFSE की वजह से यहाँ पर हमें जो लेटेसी एनर्जी है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है। और वो एबनॉर्मल बिहेवियर कहाँ कहाँ दिखता है, कहाँ कहाँ नहीं दिखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें D0 पे नहीं दिखता है, हमें D1 पे नहीं दिखता है, सॉरी D5 पे नहीं दिखता है, और हमें D10 पे नहीं दिखता है। तो एक चीज़ और मैं फिर से बता देता हूँ, D0 एंड D10 ट्रांजिशन मेटल नहीं है। D0 एंड D10 ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अगर आपको पूछ ले कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पर D0 D10 के अंदर कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। और D5 में भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे रहती है, क्योंकि यहाँ पर D0 D5 और D10 तीनों के अंदर क्या होती है, CFSE 0 होती है। अगर CFSE आपकी 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है, ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है वो आपकी बराबर होती है कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी के। और हम लोग यही पढ़ रहे थे, जो ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है वो कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी प्लस में आपका CFSE होता है। तो CFSE की वजह से जो ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अगर CFSE 0 है तो कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी एंड ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर D0 D5 और D10 के अंदर ऑब्जर्व लेटेसी एनर्जी और कैलकुलेटेड लेटेसी एनर्जी दोनों क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। और मैक्सिमम कहाँ कहाँ होती है, मैक्सिमम D3 पे होती है और D8 पे होती है। दोस्तों कहीं कहीं यहाँ पर D8 और D9 भी लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो D8 और D9 है ये किसकी वजह से बराबर है, ये JTSE की बराबर है, JTSE की वजह से बराबर है, मतलब जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो D3 का देख लीजिए सबसे हाईएस्ट है, और यहाँ पर D3 में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम आ जाता है यहाँ पर, तो ये वेनेडियम आ जाएगा, और यहाँ पर निकल आ जाएगा, और ये कॉपर आ जाएगा, और यहाँ पर जिंक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, तो मैंने दोबारा रिवीजन करवा दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे का जो एबनॉर्मल बिहेवियर या एप्लीकेशन ऑफ CFSE है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन के ही इस रिलेटेड आते हैं, इसके अंदर कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ लेटेसी एनर्जी, ठीक है, किस किस के बीच में है, पहला है आपका CaO VO, ठीक है, CRO MnO NiO। अब हमें इसके बीच में कंपैरिजन बताता है, या फिर ऑर्डर बोल दो, ठीक है, ऑर्डर बोल दो। हमें क्या करना है, इसका लेटेसी एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेसी एनर्जी का ऑब्जर्व मतलब ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो जब हम लोग इसको करते हैं और देखते हैं ग्राफ के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं, तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट, ये जो ग्राफ था उस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे जो होगी उसकी मिनिमम होगी, स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगी उसकी मैक्सिमम, मतलब उसके अनुसार होगी, ठीक है। तो हमने कहा था कि D3 की मैक्सिमम होती है D0 से D5 के बीच में, तो D0 से D5 के बीच में वेनेडियम, और वेनेडियम की सबसे मैक्सिमम होगी क्रोमियम, और उसके बाद में मैग्नीज, तो मैग्नीज की यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये D0 के बराबर है। और यहाँ पर यह क्या है, कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम है, तो ये क्या होगा, D0 होगा, तो D0 होगा तो ये सबसे मिनिमम होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की सबसे मिनिमम होगी। उसके बाद में यहाँ पर किसकी होगी, MnO की होगी, और MnO के बाद में हमारी हो जाएगी यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड की हो जाएगी, और उसके बाद में हमारा वेनेडियम ऑक्साइड की हो जाएगी, और उसके बाद में हमारा निकल ऑक्साइड की होगी, ठीक है। निकल इसमें D8 है, मैक्सिमम है, और इसमें भी D3 है, इसमें भी मैक्सिमम है CFSE। यहाँ CFSE की ही बात हो रही है, CFSE की वजह से ही ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, किसकी वजह से, CFSE की वजह से ही सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर हमेशा हाई स्पिन लेते हैं, यहाँ हमेशा हाई स्पिन की ही बात की जाती है, ठीक है। तो हाई स्पिन की वजह से हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, CFSE को हाईएस्ट मानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेकंड कंपैरिजन आ जाएगा। सेकंड कंपैरिजन है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, MnO एंड FeO। अब यहाँ पर इसको ऑर्डर में सेट करना है, वही है, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में MnO आ जाएगा,
तो अब यहाँ पर हम FeO एंड CuO के बीच में अगर देखें तो ये D9 में आता है और ये किस में आ जाता है, हमारा D6 में आ जाता है। तो D6 की CFSE कम होती है और D9 की यहाँ पर CFSE ज़्यादा हो जाएगी। और CFSE और दोनों CFSE के साथ साथ यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर भी जोड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी जो इन दोनों के अंदर तो हमें पता है कि FeO की कम हो जाएगी और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, CuO की। ठीक है, क्योंकि ये D9 पे है और ये D6 पे है। ठीक है, तो अब लोग एक और है कंपैरिजन, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा कंपैरिजन हमारा आ जाता है MnCl2, क्योंकि हमने जो शुरुआत से ही कहा था कि हम जो लेटेस्ट एनर्जी का कंपैरिजन देख रहे हैं ये केवल हैलाइड एंड ऑक्साइड में देख रहे हैं, हैलाइड एंड ऑक्साइड में ही देख रहे हैं। और हैलाइड और ऑक्साइड दोनों क्या है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। ये दोनों क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और इस वीक फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, हाई स्पिन हो जाता है। अभी मैंने बोला कि हाई स्पिन क्यों होता है, हाई स्पिन होता है और हमेशा हाई स्पिन ही लेते हैं। और हाई स्पिन क्यों लेते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड और क्लोराइड दोनों के दोनों क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, MnCl2, ZnCl2, CuCl2 और VCl2 और FeCl2। सबसे पहले तो उसकी सबसे कम होगी जो स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन में भी सबसे नीचे है, तो D0 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, D5 है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, MnCl2 की। MnCl2 के बाद में किसकी हो जाएगी, यहाँ पर MnCl2 के बाद में यहाँ पर किसकी हो जाएगी, क्या है दोस्तों, बताइए आपके अनुसार MnCl2 के बाद में किसकी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे उसके बाद में ZnCl2 होना चाहिए। उसके बाद में आपके दिमाग में स्ट्रेट लाइन पे तो ZnCl2। भाई साहब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखना पड़ता है, CFSE नहीं साइज भी देखना पड़ता है। तो MnCl2 के कंपेरिजन में साइज जिंक की ज़्यादा है। ठीक है, बट उसके बाद में अगर मैं बीच में बात करता हूँ साइज में, अगर मैं जिंक और आयरन की भी बात करता हूँ तो आयरन से जिंक की जो साइज है वो यहाँ पर और कम है और छोटी है जिंक की साइज। तो यहाँ पर जिंक में और यहाँ पर बढ़ जाएगी लेटेसी एनर्जी, तो आयरन की यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, किसकी कम हो जाएगी, आयरन की, FeCl2 हो जाएगी सबसे कम। और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर पता है कि सबसे ऊपर क्या है, D9 है और D3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D9 और D3 के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा पहले D3 आ जाएगा और फिर D9 आ जाएगा और उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, CuCl2 आ गया, क्या नहीं आया अभी, FeCl2 आ गया हमारा। उसके बाद में हमारा VCl2 भी हो गया। उसके बाद में ZnCl2, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ZnCl2। ठीक है, यहाँ पर ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 और यहाँ पर CuCl2। दोस्तों एक बार मैं फिर से ये वाला जो है इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन में सबसे नीचे कौन है, MnCl2, ये तो समझ में आ गई। फिर स्ट्रेट लाइन में सबसे नीचे ये है, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन में सबसे ऊपर जिंक है, तो ये जिंक है। लेकिन इनके और इनके बीच में आयरन भी आता है और VCl2 इसके बीच में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि D3 ऊपर की ओर है, CFSE D3 की ज़्यादा है, D3 की CFSE ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो लेटेसी एनर्जी है वो बढ़ जाती है आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, आयरन की भी लेटेसी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आयरन से भी VCl2 की लेटेसी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है कि VCl2 की लेटेसी एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद में ZnCl2 और फिर आपका CuCl2 आ जाएगा। ये आपका क्रम रहेगा, ये आपका ऑर्डर रहेगा। तो इस चीज़ों को आपको ग्राफ के अनुसार देखना है। ठीक है, ग्राफ के अनुसार ध्यान रखिए। अब हम लोग एक नए डेविएशन, एक नए अपने एप्लीकेशन की ओर जाएंगे। जो हमने पहले शुरुआत किया था वो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लेटेसी एनर्जी इन ऑक्साइड एंड हैलाइड था। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है
सेकंड है वो हमारा है एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डेविएशन इन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। ये 2 नंबर में एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ CFSE। एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर डेविएशन इन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, आयंस। अब यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। हमें पता है कि कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, कोई भी मेटल आयन है, तो यहाँ पर अगर मैं मेटल आयन को अगर उसके साथ में H2O लेता हूँ, ठीक है, उसके साथ में अगर H2O लेता हूँ तो ये मेटल आयन मेरा किस में चला जाएगा, एक्वस में चला जाएगा। मेटल आयन किस में चला जाएगा, एक्वस में चला जाएगा। और यहाँ पर एक्वस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस मेटल के चारों ओर एक घेरा बना लेंगे। ठीक है, मेटल के चारों ओर क्या कर लेंगे, एक शीत बना लेंगे। ठीक है, इसके चारों ओर ये इस तरह से रहता है। ये इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, एक शीत बना लेंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास अगर लिगेंड ही मेरे पास यहाँ पर H2O के है, अगर मेरे पास लिगेंड ही H2O के है, तो यहाँ पर H2O 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 H2O। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक और वाटर की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक और वाटर की लेयर बन जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्फेयर है उसको, ये वाला स्फेयर है, इसको प्राइमरी स्फेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्फेयर कहेंगे। और फिर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर जो डेविएशन मिलेगा हमें, जो बिहेवियर ऑफ डेविएशन मिलेगा, ठीक है, तो वो जो हमारा जो प्राइमरी स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है इसके और इसके बीच में। ठीक है, ये भी स्फेयर है, एक ये भी स्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी के कारण यहाँ पर जो स्फेयर बन रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल के कारण जो स्फेयर मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाते हैं, डेविएशन आ जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं, उसके हाइड्रेशन एनर्जी में क्या आ जाते हैं, डेविएशन आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के स्फेयर मिलेंगे अपने, एक तो जो हमारा लिगेंड वाला है, और एक इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल का जो हमें एक अलग से यहाँ पर स्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारा जो नॉर्मल हाइड्रेशन एनर्जी है वो है। ठीक है, जो इसके चारों घेरे, इसके चारों और इसको एक शीत की तरह घेरे रखता है, उसके कारण है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ये जो लिगेंड लगे होते हैं, उस लिगेंड की जो CFSE है, ठीक है, उस वजह से भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिलता है, या फिर उसकी एनर्जी में, हाइड्रेशन एनर्जी में हमें क्या मिलता है, डेविएशंस मिलते हैं। ठीक है, डेविएशन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, यहाँ पर हमें इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, इस प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की वजह से, प्राइमरी स्फेयर की वजह से, ये जो पहला वाला स्फेयर है, इस वजह से हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स की CFSE की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर डेविएशन मिलता है। किसमें, हाइड्रेशन एनर्जी में। किसमें, हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर। ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर
यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन मेटल होगा या तो वो +2 में रहेगा या फिर वो +3 में रहेगा, +2 में या फिर +3 में, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें देखने को कहाँ मिलती हैं, मतलब जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी हमें यहाँ पर कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें हाइड्रेशन एनर्जी, आपको बेसिक चीज़ अगर पता नहीं है तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर किसी भी आयन से मॉलिक्यूल है, अगर उसको हम लोग वाटर में घोल देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आयन डाइपोल्स, ठीक है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल है इस आयंस के चारों और एक तरह से शीत बना देते हैं, इसको घेर लेते हैं, ठीक है, इस घेर लेते हैं और उसके अंदर जो हमारा आयंस रहता है वो हमारा जो प्राइमरी स्पेयर बनाएगा और जो उसके चारों और जो वाटर शीत बनाएगा वो हमारा क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पेयर बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जनरली हमें पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी H2O के मॉलिक्यूल के कारण, जैसे ही H2O के मॉलिक्यूल आयंस जब हम लोग H2O में घोल देते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वाटर के मॉलिक्यूल के कारण, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर यहाँ पर जो अपन लोग जो मेटल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, इस मेटल के कॉम्प्लेक्स की वजह से इसमें क्या, मेटल अलग अलग मेटल की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसकी CFAC होती है, अलग अलग स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। उस स्टेबलाइजेशन अलग अलग एनर्जी के कारण यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी में क्या मिलता है, हमें एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है या फिर डेविएशंस मिलता है। यही हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल हम लोग पता है कि ये क्या है, WFL है, ठीक है। क्या है, WFL है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है +2 के अंदर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ये हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, हाई स्पिन रहेगा ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, ये हाई स्पिन रहेगा। इस वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, डेविएशन मिलता है। क्या मिलता है, डेविएशन मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, यहाँ पर जनरली तो H2O WFL है, ठीक है, जनरली तो WFL है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है अपना क्रोमियम, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 में क्या होता है, H2O क्या है, यहाँ पर SFL का काम करता है। ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। केवल और केवल वाटर के साथ कोबाल्ट +3 H2O दिखाता है, SFL दिखाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स है H2O के साथ हमेशा ही WFL रहेंगे। ये चीज़ याद रख लेना, रट लेना दोस्तों, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली है आपके लिए। अब हम लोग अगर जनरली बात करते हैं कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज के। अगर कोई मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा है, +3 +3 +4, जितना मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पर उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है H2O के मॉलिक्यूल के कारण, H2O के मॉलिक्यूल के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हमारी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन हमें एनर्जी मिलेगी। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज के, लेकिन ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है यहाँ पर साइज के। जैसे हम लोग यहाँ पर पीछे पढ़ के आ रहे थे
इसमें लेटेसी एनर्जी में वैसा का वैसा ही खेला यहाँ पर भी है। तो हम लोग एक चीज़ पहले से ही जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, D1 से लेकर के D3 तक हमारा जो CFSE है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाइड्रेशन मतलब इसकी हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, केवल कोबाल्ट+3 को छोड़ के यहाँ पर CFSE बढ़ रही है। D4 से हमारा D5 तक CFSE घट जाएगी फिर से, और फिर D6 से D8 तक CFSE हमारा फिर से बढ़ जाएगा, और फिर D9 से हमारा D10 तक, D9 से D10 तक हमारा फिर से CFSE क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर आप लगातार हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, ठीक ठाक लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसा भी आपको रिव्यू मिले। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे जैसे हम लोगों ने लेटेसी एनर्जी में बनाया था, तो यहाँ भी हम लोग ग्राफ वैसा का वैसा ग्राफ बनाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से फिर से आज शेप की ट्राई करता हूँ तो मुझे यहाँ से शेप काम नहीं कर रहा है। चलो जैसा तैसा बना लिया है। तो आप लोग चलिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी सॉरी किसके बीच में, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हमारा जेड जो आपका क्या रहेगा, डी कॉन्फ़िगरेशन के बीच में, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो हमारा ग्राफ रहेगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला हमारा यहाँ पर है वो क्या रहेगा, D0, उसके बाद में हमारा मिड में रहेगा D5। ठीक है, और उसके बाद में हमारा लास्ट में रहेगा, सबसे लास्ट में D10। ठीक है, ये रहेगा हमारा जिंक 2+ का, ये मैग्नीज 2+ का। ठीक है, और ये हमारा वही पहले कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर D1, D2, D3 और D4, D6, D7, D8 और D9। ठीक है, अब हमारा ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेविएशन देखना है। डेविएशन कैसे देखना है कि हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ डेविएशन मिल रहा है। सबसे पहले हमें पता है कि D0 से D1 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर D0 से D1 पे हमारे CFSE ज़्यादा है, तो यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग इस तरह से जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, उसमें थोड़ा डेविएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट वहाँ नहीं मिल के हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके ज़्यादा फिर यहाँ पर D2 के लिए यहाँ मिलता है, और D3 के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में D4 के लिए वापस यहाँ पर नीचे आ जाता है, उसके बाद में D4 का यहाँ पर मिलता है, उसके बाद में D6 का फिर से ऊपर, D7 का ऊपर, D8 का सबसे ऊपर, और फिर D9 का लगभग इसके बराबर माना जाता है। ठीक है, इसमें भी D9 का लगभग इसके बराबर माना जाता है। ठीक है, इसका रीज़न है फिर से मैं जो पहले बताया था वही यहाँ पर रीज़न है, क्या है, JTSE। अब मैं इसको इस लाइन को मिला देता हूँ।
ठीक है। तो इस लाइन में इसका जो रीजन है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CFSE, ठीक है, ये भी रहेगा CFSE, लेकिन ये जो रहेगा वो किसके कारण रहेगा, JTSE के कारण, ठीक है, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कारण। और ये जो हमें मिल रही है, ये जो हमें जो पीक्स मिल रही है, ये किसकी है, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी की है। किसकी है, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी की है। ये वाले जो पीक है नीचे वाला, वो है हमारी कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो है कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कल पॉइंट्स लिखे थे वैसे ही हम लोग यहाँ भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे हमने पहले 9 पॉइंट लिखे थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट लिखेंगे। वैसे कल की तरह ही यहाँ पर मैंने, जैसे कल मैंने लिखा था ऑब्जर्व्ड लेटेसी एनर्जी, ठीक है, वैसे यहाँ पर ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस आपका CFSE हो जाएगा। ये फार्मूला भी ध्यान रखिए। और कहाँ CFSE 0 है ये भी ध्यान रखिए, D 0 है कि कहाँ पर, D0, D5 और D10, इसको भी ध्यान में रखिए। और अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट 2+ कितनी है, -2010 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। पर कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट 2+ -1860 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है कैलकुलेट डेल्टा O ऑफ, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑफ कोबाल्ट H2O 6 की इन सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप एक चीज़ से हिंट मिल गया, हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा O। तो अगर डेल्टा O ज्ञात करना है तो हमें निकालना है, तो हमें CFSE निकालना पड़ेगा। और CFSE एंड डेल्टा O का रिलेशन हमें पता है, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले CFSE निकालेंगे। तो CFSE का फॉर्मूला हमें पता है कि CFSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी माइनस हो जाएगा हमारा कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी। वो पिछले वाला फॉर्मूला उसको चेंज कर दो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर -2010 -1860 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 150 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, CFSE निकालना है। और CFSE हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। CFSE एंड डेल्टा O दोनों का रिलेशन कैसे करेंगे, कोबाल्ट 2+ है, कॉम्प्लेक्स है, D7 है, 2+ में, इसका मतलब ये हाई स्पिन में है। अगर 3+ में रहता तो यहाँ पर ये लो स्पिन में रहता, हाई स्पिन में है, इसका मतलब हाई स्पिन में है। तो हमारा ऊपर Eg नीचे T2G। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और
7, ठीक है। इस तरह से अब हमें पता है कि ऊपर वाली एनर्जी Eg की, ये Eg है, ये T2g है, और Eg की एनर्जी क्या होती है +3/5 डेल्टा O, और इसकी होती है कहाँ से, बैरी सेंटर से। ये होता है हमारा बैरी सेंटर, तो बैरी सेंटर से ऊपर से +3/5 होती है, नीचे वाली -2/5 डेल्टा O होती है। तो हमारा टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा CFSE कितना आ जाएगा, -4/5, ठीक है, डेल्टा O। ठीक है, अब हमारे पास CFSE है, डेल्टा O है, इधर वाली CFSE है। अब CFSE का वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा सॉल्व। कितना सिंपल है, माइनस डेल्टा डेल O बट्टे 5 इजिकल टू -150, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा O कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई, ध्यान रखना दोस्तों ये किस में है, ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 किलो जूल पर मोल इजिकल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 83.7 से। तो अब हमारा जो डेल्टा नॉड है, डेल्टा O है, वो हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका वैल्यू है वो लगभग लमसम हमारा आ रहा है 15, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 15693.7 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब हमारा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे, तगड़ा मज़ेदार, ठीक है, मज़ा आएगा यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, ठीक है। जैसा ही मज़ा आज आया था मैच देखने में, वैसा ही मज़ा, शानदार मैच था, ठीक है। वैसे मुझे कोई क्रिकेट का शौक़ नहीं था कभी, मैंने मतलब शुरुआत से ही मुझे थोड़ा फुटबॉल का इंटरेस्ट था, क्योंकि हम लोग जहाँ पढ़ते थे डेजर्ट में, थार मरुस्थल में, हमारे सरकारी स्कूल में गुरुजी थे, वो फुटबॉल के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। तो वो हम जब 5th और 6th 7th क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम फुटबॉल हमारे स्कूल का काफ़ी, बाड़मेर में बिंजासर स्कूल का काफ़ी अच्छा फुटबॉल में टीम था। तो उस टाइम फुटबॉल देख देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता था फुटबॉल, और खेलते भी थे थोड़ा बहुत। उसके बाद में कभी मौका मिला नहीं, वहाँ से निकले तब 8th क्लास के बाद में जब बाहर रहे, उसके बाद कभी क्रिकेट मतलब फुटबॉल का कभी माहौल मिला नहीं। इंडिया में फुटबॉल का माहौल है ही नहीं। फिर क्रिकेट ही क्रिकेट देखते थे, तो देखते देखते आज अब ऐसा माहौल बन गया है कि क्रिकेट से ही मज़ा आ रहा है। और आज तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, हमारे बेटियों ने, भारत की बेटियों ने कर दिखाया है, मतलब कमाल कर दिखाया है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना उस टाइम, और आज बहुत शानदार, गजब। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। खेलना चाहिए अगर किसी मतलब फिज़िकली स्ट्रेंथ हमारी, आजकल के बच्चे फिज़िकल रूप से बहुत वीक होते जाते हैं। मतलब आजकल के मैं देखता हूँ सच में, मतलब अगर मैं बाज़ार में रहने वाले, सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो बच्चे कभी मिट्टी में नहीं खेल पाते हैं। और मिट्टी में नहीं खेलते हैं ना तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। मिट्टी में खेलना चाहिए, हमारा खेल हमें इम्यूनिटी देता है। और
खेल से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें खेलने से मिलती है। अब हम लोग यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयरन का एक क्वेश्चन लेते हैं। आयरन +2 के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी दी हुई है -1950 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा दी हुई है। एंड साथ में हमारा दिया हुआ है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ FeH2O6 2+ इज 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयरन +2 विल बी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी दी गई है ये क्या है? ये कौन सी हाइड्रेशन एनर्जी है जो दी गई है? तो यहाँ से हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी दी है। ठीक है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ये कौन सी है। पहले हमें क्या करना है, डेल्टा O एंड CFSE के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स क्या है, आयरन +2, और आयरन +2 क्या होता है, D6 होता है। और D6 क्या है, H2O के साथ में D6 हमें पता है कि वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड का जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, Eg और ये नीचे T2G हो जाएगा, T2G Eg। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हाई स्पीड में भरने हैं, 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जब भरते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हमें पता है कि ये हमारा बैरी सेंटर से ऊपर वाला +3/5 और नीचे वाला -2/5, तो ऊपर वाला इसका डेल्टा O से साथ में जोड़े रखिए, और साथ में इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 3 2 6 और 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच के निकल जाएगा, कटा के यहाँ से निकल जाएगा हमारा CFSE 2। 8 में से 6 गया पीछे, 2 ही तो बचेगा, तो -2/5 डेल्टा O। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस में आता है, ध्यान रखना। CFSE का जो वैल्यू है यह हमेशा माइनस में आएगा, डेल्टा O का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, आपका प्लस में रहेगा। डेल्टा O का प्लस में, CFSE का हमेशा माइनस में रहेगा वैल्यू। ठीक है, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर डेल्टा O का वैल्यू दिया हुआ है, किस में दिया है, सेंटीमीटर इनवर्स में, बहुत बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ से CFSE निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, -2/5 मल्टीप्लाई 10,400। ठीक है, और यहाँ पर 10,400 डिवाइड करना पड़ेगा हमें, किसमें, 83.7 में। तो आप बोलोगे क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए किया, यहाँ पर भाई साहब क्या दिया हुआ है, किलो जूल मोल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, और हाइड्रेशन एनर्जी किस में दिया है, किलो जूल मोल में। तो हमें निकालना ही हाइड्रेशन एनर्जी है, तो वो भी हम लोग किलो जूल मोल में निकालेंगे, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होगा तभी तो वो माइनस प्लस होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको माइनस सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमें पता है कि 1 किलो जूल मोल किसके इक्वल टू होता है,
1 किलो जूल मोल। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भूल जाओगे। बराबर होता है 83.7 के, 83.7 के सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/83.7 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, इसको किलो जूल मोल में मैंने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आएगा कट कटा के आपका, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इसका -49.7 आपका इसका किलो जूल मोल वैल्यू आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। आपका जो फॉर्मूला था वो था ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिया गया है ऑब्जर्व मतलब क्या है, जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्व मतलब क्या, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेटेड मतलब पहले से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है। और ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, CFSE की वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी कितना है, -950। ठीक है, प्लस यहाँ पर CFSE कितना है, -49.7। तो ये कितना हो गया, लगभग कितना हो गया आपका 19003 के इक्वल हो गया। ठीक है, किलो जूल पर मोल। और क्या है, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, फॉर्मूला कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे माइनस प्लस, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे ही बाबू JRF नहीं निकलेगा। और अगर PhD करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेसी एनर्जी को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ CFSE में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अब वो है हमारा तीसरा टॉपिक, CFSE का जो तीसरा टॉपिक है वो है आयनिक रेडियाई की ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इन आयनिक रेडियाई। ठीक है, इसको समझते हैं। हमें पता है 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम 2+ से लेकर के मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ तक, कहाँ तक, जिंक तक, कॉपर 2+ एंड जिंक 2+ तक हम अभी भी पढ़ते आ रहे हैं। और हमने 12th में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो फ्री स्टेट में अगर आयन है, आयन अगर किस में है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, फ्री आयनिक स्टेट में है, तब हमें पता है कि इसकी आयनिक रेडियाई लगातार क्या हो रही है, आयोनिक रेडियाई लगातार डिक्रीज हो रही है। लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये ऐसे लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, D0 से लेकर के D10 तक। ठीक है, लगातार कम हो रही है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स एंड फ्री स्टेट दोनों में समझाऊं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड इन दोनों में समझाऊं कि ये हो कैसे रहा है, कि कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है और इसमें कैसे हो रहा है।
काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स खुल गई हैं, कब से ढूंढ रहे थे, सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसको चलाना भी। नहीं सेट बैठ रहा है ना, हो गया हो गया हो गया। पढ़ाते पढ़ाते साथ में थोड़ा बोर्ड को भी सीख ले चलाना अच्छे से। ये फिर से गायब हो गया। चलो हम लोग ये बाद में करते रहेंगे। इसमें अगर मैं फ्री आयन की बात करूं और एक कॉम्प्लेक्स की बात करूं, कैसे, अगर मेरे पास कोई स्कैंडियम की मैं बात करता, स्कैंडियम 2+ में फ्री आयन है, ठीक है, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, D1, इतना पता होना चाहिए। और D1 है, इसका मतलब 2 3 4, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही भरा रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन D1 में यहाँ पर फ्री आयनिक स्टेट में ये डीजेनरेसी में रहेगा, ठीक है। मतलब इसका एक्सियल में अगर ये टूटता है, ठीक है, और टूटेगा कब, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब लिगेंड ही नहीं है, ठीक है, लिगेंड ही नहीं है तो यहाँ पर क्यों टूटेगा। अगर मेरे पास लिगेंड है, लिगेंड में रिपल्सन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग होती है तब यहाँ पर अगर मैं स्कैंडियम के साथ में NH3 जोड़ देता हूँ 2+6 के अंदर, ठीक है, तब यहाँ पर मेरा ऑक्टाहेड्रल है वो कॉम्प्लेक्स किस में स्प्लिट हो जाएगा, Eg एंड T2G में। ये 2 है और ये 3 है, और ये 3 कौन कौन से है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ मेरा ग्राउंड स्टेट में था तो वो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया मेरा, T2G से, यहाँ पर मैं बताऊँ T2G में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, हमें पता है कि ये जो T2G है ये dxy dyz dzx है, ठीक है, और ये क्या है dx² y² एंड dz², ठीक है। Eg एंड T2G में शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, और उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमें पता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स की वजह में लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड में रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन की वजह से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आया है, लिगेंड ने रिपल्सन किया है, रिपल्सन की वजह से स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग, ठीक है। अब स्प्लिटिंग हो गई, पर स्प्लिटिंग होने के बाद भी यहाँ पर हमें देखना है कि स्प्लिटिंग में किसकी स्प्लिटिंग, जैसे मान लिया कि हमें पता है कि एनर्जी तो Eg की ज़्यादा है, T2G की ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है शील्डिंग, किसकी शील्ड, कौन शील्ड ज़्यादा करेगा, ठीक है, कौन अंदर वाला जो ऑर्बिटल है वो बाहर वाले को किस तरह से शील्ड करेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें Eg और T2G का कंपैरिजन करना होगा, और वो जो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो Eg का ज़्यादा होता है T2G से। अब क्योंकि यहाँ क्यों ज़्यादा होता है Eg का, हमें पता है कि ये जो dx² y² है dz², ये क्या है, एक्सियल है, ये एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, ये किस पे होते हैं, एक्सिस पर होते हैं, मेन एक्सिस पर होते हैं, क्या होते हैं, ये x है, ठीक है, ये y है, तो ये मेन एक्सिस पे होते हैं। अगर मैं z की बात करता हूँ तो ये z, ठीक है, तो ये मेन एक्सिस पे, लेकिन dxy dyz dzx होता है वो बीच में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एक्सिस के बीच में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो शील्डिंग है वो ज़्यादा दिखती है कंपैरिजन टू T2G के। तो शील्डिंग इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर जिसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है उसका जो जेड इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है, उसका जेड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जिसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है वो साइज़ को बढ़ा देता है, ठीक है। शील्ड करना मतलब इसको
धक्का देना, तो वो क्या करता है, साइज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। साइज को क्या कर देता है, रेडियस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब रेडियस को इंक्रीज कर देता है तो इसका मतलब यहाँ पर जेड इफेक्ट की रेडियस क्या हो जाएगी, सॉरी T2G का जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और EG की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा यहाँ पर शील्डिंग वाला मैटर अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर वाले ऑर्बिटल का बाहर वाले ऑर्बिटल को क्या करना, धक्का देना। ठीक है, हमें पता है कि EG और T2G में EG होता है वो ऑन द एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस के ऊपर होता है, dx² y² एंड dz², लेकिन dxy dyz dzx T2G इन बिटवीन द एक्सिस होता है, मतलब एक्सिस के बीच में होता है। तो अगर एक्सिस के बीच में होता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा सकता, ज़्यादा धक्का नहीं दे सकता। जो एक्सिस के ऊपर है वो ज़्यादा धक्का देगा। अगर वो एक्सिस के ऊपर वाला धक्का ज़्यादा देगा तो हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट जिसकी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, रेडियस बढ़ा देगा। जिसकी रेडियस बढ़ जाएगी उसका जेड इफेक्ट ही घट जाएगा। तो जेड इफेक्ट ही घट जाएगा, हमें यही तो देखना है, साइज ही तो देखनी है। साइज क्या कर देगा, T2G का थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग रेडियस देखेंगे, रेडियस का इफेक्ट देखेंगे तो एक तो फ्री आयंस में एंड एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो फ्री आयंस की रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल के किसी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो फ्री आयन की रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ तक लगता है समझ में आ गया है, मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आपको भी समझ में आ गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जेड इफेक्ट, ठीक है, इससे हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से EG में साइज बढ़ गई और T2G में क्या हो गई, साइज घट गई। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमने पहले डायग्राम बनाया था अब वो वैसा डायग्राम नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं मतलब आयनिक रेडियाई का ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर किसकी बात करते हैं, आयनिक रेडियाई की ही बात कर रहे हैं, उसी की ही बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा चल रही है। ठीक है, तब हमें पता है कि अगर मैं D1 से D3 तक जाता हूँ, D1 से D3 तक जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, T2G में, EG है, ये T2G में जाएगा और T2G में जाएगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। D4 से मैं अगर D5 तक जाता हूँ तो रेडियस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हमारा EG में चला जाएगा और EG में जाने से हमारा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसके आगे चलते हैं D6 से D8 तक। ठीक है, D6 से D8 तक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और D9 से D10 तक
फिर से रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगर मैं लो स्पिन की बात करूं तो लो स्पिन में T2G EG D1 से D6 तक सारा का सारा T2G में ही जाएगा। T2G में जाएगा तो रेडियस क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और D7 से अगर मैं D8 तक जाता हूँ, सॉरी D10 तक जाता हूँ, तब मेरा यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये किस में जा रहा है, EG में जा रहा है। किस में जा रहा है, EG में जा रहा है। तो ये रिलेट कर पा रहे हैं आप। अब अगर हम लोग ओवरऑल ग्राफ की बात करते हैं, ओवरऑल अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर ओवरऑल मैं अगर इसको ग्राफ में प्रेजेंट करूं तो हमारा ग्राफ ठीक है, ग्राफ में आयनिक रेडियाई, और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैंने जो लाइन खींची वैसे ही ये क्या हो जाएगा, साइज कैसी हो रही थी, लगातार डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, लगातार साइज डिक्रीज हो रही थी। पहले के कंपैरिजन में पहले हम लोग यहाँ फिर D0 D5 और D10, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग रेडियाई बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग जेड बढ़ा रहे हैं, तो रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। स्ट्रेट लाइन में D0 से D5, D5 से D10 तक आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अब CFSE की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, CFSE की वजह से आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस जो होती है, आयनिक रेडियस CFSE के उल्टा होता है। ठीक है, CFSE के क्या होता है, उल्टा होता है। अगर ये CFSE का उल्टा होगा तो मुझे बताइए ये ग्राफ कैसे आने वाला है, ये ग्राफ कैसा आने वाला है। ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। पहले रेडियस था, CFSE की वजह से और कम हो जाएगा। CFSE की वजह से मान लो कि पहला मेरा रेडियस यहाँ पर था, D1 मेरा यहाँ पर था, D2 मेरा यहाँ पर था, D3 मेरा यहाँ पर था, और D4 मेरा यहाँ पर था, D5 था, उसके बाद मेरा D6 था, D7 है, और D8 है, और D9 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे ऑर्डर है, अगर मेरा CFSE आ गया तो इसकी रेडियस और कम हो जाएगी। ये यहाँ आ गया, T2G में और कम हो जाएगी, D3 में और कम हो जाएगी, फिर D4 में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर D6 में फिर से थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, D7 में और बढ़ जाएगी, D8 में और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें ये दोनों अलग अलग चीज़ में देखना पड़ेगा, हाई स्पिन है लो स्पिन में। ये हम लोग हाई स्पिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर और फिर तो यहाँ से
ये ग्राफ वैसा ही मिल रहा है पहले जो पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये उल्टा मिल रहा है। पहले से कंपैरिजन में, सॉरी, पहले के कंपैरिजन में ये क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। पहले के कंपैरिजन में ये उल्टा मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है किसके लिए, हाई स्पिन के लिए। ये ग्राफ किसके लिए, हाई स्पिन के लिए। लेकिन लो स्पिन, अभी हमने देखा लो स्पिन, अभी हमने देखा कि लो स्पिन में 1 से D6 के D7 तक रेडियस कम हो रही है, फिर D7 से D10 तक बढ़ती है। ठीक है, D7 से D10 तक बढ़ती है। D6 मतलब सबसे कम किसकी होगी, D6 की सबसे कम होगी। तो यहाँ से जब हम लोग इसको बनाते हैं तो सबसे इसको कम करते जाते हैं और कम करते जाएं इसकी रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस को और कम करते जाएं और कम करते जाओ। D4, D5, D6 की और कम कर दो, फिर D7 के बाद में इसकी रेडियस को बढ़ा दो। तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इसमें ठीक है, तो ये हो गया हमारा D6। ठीक है, हाईएस्ट D6 हाईएस्ट मतलब सबसे कम, इसकी जो रेडियस में कमी होगी वो। और ये किसके लिए है, ये है लो स्पिन के लिए, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए है। क्यों कम हुई वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये निकाल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई किसकी रहेगी, D6 लो स्पिन में। ठीक है, D6 लो स्पिन में। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होगी, D0 की, जैसे कैल्शियम 2+ है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा कंक्लूजन लोवेस्ट आयनिक रेडियाई इन केस ऑफ हाई स्पिन है, तो यहाँ पर D3 की ज़्यादा रहेगी D8 से। ठीक है, D3 की ज़्यादा है D8 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जाते समय भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो जाते समय वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए दोस्तों। ठीक है, आज इंडिया के लिए प्राउड का दिन है और जाते समय वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। ठीक है दोस्तों, हमारे वुमेंस टीम ICC वुमेंस वर्ल्ड कप आज जीता है, इस खुशी में ही कर दीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए भी कुछ जुगाड़ कर देता हूँ।
अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रबंध करके रखूँगा आपके लिए, ठीक है। प्राउड का दिन है आज, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।